पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद शैली में मस्जिद निर्माण का शिलान्यास कर दिया है। इससे पहले उनके समर्थक सिर पर ईंटें और पत्थर लेकर जाते हुए नजर आए थे। इस कदम के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने पहले ही मस्जिद निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था, लेकिन हुमायूं कबीर के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में विवाद गहरा गया है और प्रशासन पूरी सतर्कता बनाए हुए हैं। टीएमसी के विधायक के द्वारा हाँ, टीएमसी क्योंकि हालांकि टीएमसी ने उनको निलंबित कर दिया है, टीएमसी भी उनकी पार्टी तक उनके साथ नहीं खड़ी है, तो आप सोचिए वो कितने गैर जिम्मेदार व्यक्ति होंगे वो, जो इस तरह का जिन्होंने बयान दिया, जो इस तरह की कोशिश हो रही है। इससे ये भी पता लगता है कि वो देश के नहीं है, बिल्कुल वो देश के लिटरली दुश्मन है जो इस तरह की बात करें। इससे कि उनको शायद ये लगता होगा कि वो देश की शांति भंग करेंगे और उनका नाम चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ लोग जान जाएंगे ओ टीएमसी में एक विधायक है जिसका नाम हुमायूं कबीर है। तो ये उसी सोच को लेकर किया गया है, दैट्स इट। बट ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। वो हुमायूं कबीर क्या बोले उस पर जाने आने कुछ नहीं है, नथिंग टू डू विद हुमायूं। हमारे बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब धर्म के लिए हैं। हुमायूं कबीर क्या बोल रहे हैं इसमें हमारे पार्टी का कुछ जाने आने लेने का नहीं। ममता जनता ममता के साथ है, आप देख लीजिएगा 2026 में। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई और 1993 से ये अज़ान का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बराबर जारी है और इसमें उन लोगों को इसाले सवाब किया जाता है कि जो बाबरी मस्जिद की तहरीक में शहीद हुए, और उसके साथ साथ हम अपनी आने वाली नस्ल को ये पैगाम देते हैं कि बाबरी मस्जिद की याद में ये अज़ान का सिलसिला जारी है। और ये मुतफ़क़ा फ़ैसला है उलमा का, शरीयत का, कि जहाँ एक मरतबे मस्जिद कायम हो जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। लिहाजा शहदा को याद किया जाता है, बाबरी मस्जिद को याद किया जाता है, और हुकूमत से ये मुतालबा हमेशा रहेगा हमारा कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर बाबरी मस्जिद कायम होना चाहिए। हर साल 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1956 में इसी दिन बाबा साहेब का निधन हुआ था। पूरे देश में इस अवसर पर लोग उन्हें उनके योगदान, विशेषकर संविधान निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष के लिए याद करते हैं। शनिवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलीपुर स्थित राष्ट्रीय स्मारक पहुंची और बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया कि महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने बाबा साहब को नमन किया और उनके आदर्शों का सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस और हम सबका सौभाग्य है कि बाबा साहब ने इस जगह को जो दिल्ली में स्थित है अपने परिनिर्वाण के लिए चुना। और ये जो हमारा केंद्र है, जो पंच तीर्थ जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के सम्मान में समर्पित किए, उनमें से एक है। हम चाहते हैं कि ये परिनिर्वाण स्थली जो है बाबा साहब की, ये विश्व में विख्यात हो और हर व्यक्ति जो भारत आए, दिल्ली आए, वो जरूर एक बार यहाँ आकर के बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करे। आज की हमने अपने इस दिन की शुरुआत बाबा साहब को इस परिनिर्वाण स्थली पे प्रणाम करके किया है और बाबा साहब का मार्गदर्शन, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलें और देश को आगे लेके जाएं। दिल्ली के संगम बिहार इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मामूली कारसुनी ने एक लॉ स्टूडेंट की जान ले ली। कूड़े की सफाई को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने अपने ही भतीजे को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। मृतक की पहचान 28 वर्षीय मोहम्मद इरशाद के रूप में हुई है। पीड़ित की बहन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक की बहन के बयान पर हत्या की धारा में केस दर्ज कर उसकी चाची को पकड़ा है। आरोपी की पहचान रिहाना खातून के तौर पर हुई है। वारदात में एक नाबालिग भी शामिल है। मेरा नाम हलीमा है। हलीमा, आपके भाई जो बड़े भाई थे, हाँ। क्या नाम था, कितना उम्र था और क्या पढ़ाई करते थे और क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। मेरा भाई लॉ की तैयारी कर रहा था, उसकी एज क्या 28 साल थी और क्या कहते हैं वो घर पे आया था रात को, क्या कहते हैं अपनी दवाई ववाई लेके,
वो सोया पड़ा था। सुबह मेरी चाची से बहसबाजी हो गई, मेरी मम्मी को चुप करवा के उसने अंदर करवाया और वो वहां पे बातचीत ही कर रहा था। इतने में क्या कहते हैं मेरे चाचा आते हैं और उनका लड़का आता है इस्ताक, वो क्या कहते हैं, और छोटा वाला रेयान वो चाकू देता अपने बड़े वाले भाई को इस्ताक को, और मेरे चाचा मेरे भाई का गर्दन यूं पकड़े रहते हैं और वो चाकू मार देता है और वहीं पे मेरा भाई गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम आनंद फानी में उसको, जो उसके दोस्त थे वो उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, जब तक वहां पे उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है कि अब उसमें जान नहीं है। पुलिस को कॉल किसने किया? पुलिस को कॉल इसने, मेरी बहन ने करा था, बड़ी वाली ने, नगमा ने। क्या कितने बजे की घटना है? ये सुबह 11 बजे की घटना है। क्या आपसी रंजिश पहले से थी? पहले से ही रंजिश थी, इनकी आपसी लड़ाई होती रहती थी, तू मैं होता रहता था, बस इतने पे ही हो जाती थी। ये नहीं था कि ये लोग मार देंगे उसे, और हमेशा कहते थे हम तेरे को मार देंगे, हम तेरे को मार देंगे, हम तेरे को मार देंगे। आज से 4 महीने पहले भी उसने बोला था कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, और एक आध बार उसे फोन भी अलग से करवाया था कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे को मरवा देंगे। पुलिस यहाँ पे आई थी? पुलिस तो आज आई थी, दोपहर में आई थी। दोपहर में उन्होंने छानबीन करा तो वो लड़का आया, उनका छोटा लड़का, वो कह रहा मैंने मारा बड़े लड़के ने, और छोटा लड़का आके दिखा रहा कि मैंने मारा है। छोटे लड़के ने नहीं मारा, बड़े लड़के ने मारा है, उसके इस्ताक ने, और उसके बाप ने उसके गर्दन पकड़ रखा था, मुबारक ने। अच्छा, हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? मेरी बस यही मांग है कि जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा है उसी तरह उनको भी सजा हो, उनको भी उम्र कैद हो, वो लोग भी कभी ना छूटे, वो लोग भी बाहर का कभी दुनिया ना देखे, जैसे मेरा भाई नहीं देखेगा। तभी हमें सब्र होगी, नहीं तो हम तो उसकी बॉडी तक भी नहीं उठने देंगे। बोला हम चुप बैठेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।